सुंदर नगर राज्य अपने नाम की ही तरह खूबसूरत था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपने राज्य को बहुत ही जिम्मेदारी से संभालते थे। राज्य अपने सकाफती, सामाजिक, सियासी और आर्थिक हालत पे ताकतवर और पूरा था। राज्य के मंत्रिमंडल में एक से एक होनहार, होशियार और बहादुर मंत्री थे। उन मंत्रियों में से 3 भाई जयनाथ, विजयनाथ और सुजयनाथ थे। जयनाथ सबसे बड़ा, मझला विजयनाथ और सबसे छोटा सुजयनाथ था। तीनों भाइयों के पापा दिग्विजयनाथ ने गांव में आए ऋषि की जमकर सेवा की थी, तो उसके बदले उन्होंने दिग्विजय को बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, हम तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुनीवर, मेरे पास ऊपर वाले के दया से सब कुछ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने होने वाले लड़कों के लिए कुछ मांगना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें 3 बच्चे होंगे और तीनों भाइयों के पास अलग अलग शक्तियां होंगी। तीनों में मानव, दानव और फरिश्ते की शक्तियां होंगी। यही मेरा आशीर्वाद है। जाओ, खुश रहो। दिग्विजय को जब 3 बच्चे हुए, तीनों के पास अलग अलग शक्तियां थीं। जयनाथ बड़ा ही होशियार और बर्ताव का अच्छा था, जो कि किसी भी मसले को अपनी होशियारी से हल कर सकता था। अपनी आँखों को दूसरों की आँखों में डालकर वो इस तरह बात करता कि सामने वाला उसकी बात को मंजूर कर ही लेता। विजयनाथ की बाहों में बहुत ताकत थी। सुजयनाथ के पास मोहब्बत और हमदर्दी की शक्ति थी, जिससे वो पत्थर दिल इंसान या जंगली जानवर के दिल को पिघला सकता था। वो किसी भी इंसान या जानवर के सिर पर हाथ रखकर उसे अपने वश में कर सकता था। तीनों की खूबियाँ उनके पापा को पता थी। अपनी तालीम हासिल करने के बाद जब तीनों भाई अपने पापा के साथ बैठे, तो पापा ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी शिक्षा आज पूरी हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों के पास जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल तुम अपना भविष्य बेहतर करने के लिए करो। इस तरीके से तुम्हारी शक्तियाँ इंसानियत के लिए बहुत ताकतवर साबित होंगी। तीनों भाई अपने अपने वरदान की शक्तियों के बलबूते पर सुंदर नगर राज्य में मंत्री के ओहदे के लिए चुने गए। तीनों भाई अपनी अपनी ताकत से सुंदर नगर राज्य को सबल और परतोष बनाने में लग गए। जयनाथ एक पड़ोसी राज्य के सीमावाद पर पड़ोसी राज्य के मंत्री के साथ बात करते हुए बोला, देखिए जय सिंह जी, आपके और हमारे बादशाही की सीमा अब तय हो चुकी है। अब ये जो आपकी बादशाही की सीमा है, उस पर सिर्फ इस देवी नदी के कारण ही विवाद हो रहे हैं। अगर इस देवी नदी का पानी हम दोनों बादशाही के लोग इस्तेमाल करेंगे, तो फिर विवाद तो होगा ही नहीं। देखिए, युद्ध करने से न आपका फायदा है न हमारा, बस दोनों बादशाही का नुकसान ही होना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सुख और शांति से रहें, तो हमारे बादशाही का भी भला होगा और हमारा भी। ठीक कह रहे हैं आप जयनाथ। 10 साल से चले आ रहे इस मसले को आपने कितनी आसानी से सुलझा दिया। हमें आपका सुझाव मंजूर है। मंजूर क्यों ना होता। जयनाथ ने दूसरे मंत्री की आंखों में आंखें डालकर अपनी होशियारी से कुछ इस तरह मसला सुलझाया था कि उसके दिमाग की ताकत का परिचय और फायदा दोनों राज्यों को हुआ था। दिमाग की ताकत की बात चल ही रही है, तो शरीर के ताकत की बात क्यों पीछे रहे। एक बड़े से दरख्त को विजयनाथ ने यूं उखाड़ा मानो वो कोई दरख्त ना हो बल्कि घास हो। ये देखकर राजा विक्रम सिंह ने कहा, वाह वाह विजयनाथ, आपकी इस ताकत को किसी की नजर ना लगे। हमें गर्व है कि आप हमारे सेनापति हैं। महाराज, सुंदरनगर बादशाही की खुशामदी करने का आपने मौका दिया है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। विजयनाथ ने कई लड़ाई जीतकर अपने राजा को खुश किया था। जो कुछ सैनिक बंदी बनाए जाते, उनके मन में मोहब्बत और हमदर्दी जगाने और मन को बदलने का काम सुजयनाथ बहुत ही अच्छे से करता। मोहब्बत और अच्छाई से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तुम इन सलाखों से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जियो, मैं यही चाहता हूँ। मोहब्बत और अच्छाई से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जंगली जानवर से भी आप एक नाता बना सकते हैं। ये देख विक्रम सिंह से रहा नहीं गया। वो सुजयनाथ के पास आए।
ये जो काम आप कर रहे हैं, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने का, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप तीनों भाई इस बादशाही के लिए बूंद साबित हुए हैं। हाँ, सच था। ये तीनों भाई दुआ साबित हुए थे। लेकिन एक दिन ये दुआ बद्दुआ में इस तरह ऐसे बदल गई जब एक युद्ध में सेनापति के काम को राजा ने ज्यादा अहमियत दी। इस बात पर तीनों भाई राज दरबार में लड़ पड़े। माफ कीजिएगा बादशाह, पर इस युद्ध में सिर्फ सेनापति को इतनी तारीफ और इतना इनाम मिल रहा है, लेकिन इसका हकदार तो मैं भी हूँ। मैंने जो तरकीब लगाई वही तो इस्तेमाल करके हमने ये युद्ध जीत गए। नहीं बादशाह, अरे इन्होंने तरकीब लगाई, लेकिन युद्ध की मैदान पर मैंने ही अपने सेना के साथ लड़ाई की ना। अरे भैया, आपने कुछ बादशाहों के साथ अपनी दोस्ती बनाई है, लेकिन कुछ बादशाहों के साथ युद्ध भी हो रहे हैं ना, वो तो हमने नहीं किए। इसीलिए मुझे इस युद्ध में ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। अरे आप बैठिए भैया। मैंने जब दुश्मन देश से सुनाई की और उनको समझाया कि युद्ध करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैंने उन्हें युद्ध के विचारों से दूर कर दिया। ये बहुत ही जरूरी काम है। तो बादशाह, इस युद्ध को जीतने का हकदार मैं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और इनाम भी मिलना चाहिए। नहीं, ये इज्जत मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ये मेरा हक है। नहीं, मुझे तोहफा मिलना चाहिए। तीनों भाइयों में कुछ इस तरह झगड़ा हुआ कि भरे दरबार से तीनों भाई एक के बाद एक बाहर निकल आए। राजा विक्रम सिंह के मन को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि उन्हें सजा दी जाए, मगर वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तीनों उनके राज्य की शान थे। राजा ने तीनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तीनों भाइयों में अलगाव आ गया। उसके कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में कुछ 4-5 लोग रोते हुए आए। बादशाह, हम बहुत दुखी हैं। जल्द से जल्द कुछ कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हुजूर, हमारा तो नसीब ही फूट गया। उस आदमखोर शेर से हमें बचाइए। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है। हुजूर, हमारे कस्बे में एक बड़ा ही आदमखोर एक शेर आया है। उसके मुंह से आग निकलती है और वो अपने शिकार को जलाकर खाता है। उसे कोई मामूली हथियार नहीं मार सकता। उसने हमारी गाय, बैल, बकरी, औरतों और कस्बे के कुछ लोगों को अपना शिकार बना लिया है। वो तो जंगल के जंगली जानवरों को भी खा रहा है। जल्दी कुछ करिए हुजूर, कुछ करिए। ये बात सुनकर विक्रम सिंह परेशान हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिक को जयनाथ, विजयनाथ और सुजयनाथ को बुलाने के लिए भेजा और वो तीनों तुरंत राजा के सामने आ गए। बादशाह, ये मामला आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो आदमखोर शेर उसमें फंसेगा और पकड़ा जाएगा। नहीं बादशाह, ये काम तो मेरा है। मैं उसे ऐसा मसल दूंगा कि खत्म कर दूंगा। बादशाह, इस बार आप मुझे भेजिए, मैं उसे अपनी शक्ति से शांत कर दूंगा। तीनों जब उस शेर का सामना करने गए तो उस जादुई शेर के सामने किसी की एक ना चली। विजयनाथ ने उससे 2 हाथ करने चाहे तो शेर ने घायल कर दिया और ये सब देखकर सुजयनाथ की उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। तीनों थक हार कर राजा के पास आए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर और खतरनाक शेर है। मुझे लगता है कि शेर को तुम तीनों को साथ मिलकर हराना होगा। उसके लिए तुम तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। मेरी बात मानो और खुद के अभिमान को छोड़कर बादशाही के भलाई के लिए एक साथ आओ। तीनों को राजा की बात माननी ही थी क्योंकि राज्य की सुरक्षा का सवाल था। जयनाथ ने एक तरकीब रचाई जिसमें एक गांव के बाहर वाली गुफा जो कि जंगल में थी, उसमें कुछ भेड़ बकरी इस तरह बांधे गए कि शेर को सबसे पहले वही नजर आए। उसके लिए विजयनाथ ने शेर को अपने पीछे दौड़ाने का और उसे उस गुफा तक लाने का जिम्मा लिया। सुजयनाथ ने इस योजना में जंगली जानवर परेशान ना करे, इसके लिए उनसे बात करके जंगल के एक कोने में इकट्ठा कर दिया। आजा बेटा आजा, अब तो तुझे कैद होना ही पड़ेगा। इसकी खुशबू से तू मुझ तक आ गया और मैं तुझे लेकर जाऊंगा गुफा तक। आप दोनों यहीं पर इसी जगह जमे रहना। अगर आप में से किसी को उस शेर ने देख लिया ना, तो वो गुफा को छोड़कर आपके पीछे आएगा। फिर क्या था, जैसे ही शेर आया, उस
उसने विजयनाथ के शरीर से आने वाली बू को सूंघा और उसके पीछे दौड़ पड़ा और विजयनाथ गुफा तक पहुंचकर जंगल में कहीं गायब हो गया। तभी शेर की नजर गुफा में बंधी भेड़ बकरी पर पड़ी। वो शेर गुफा में घुसा। तभी विजयनाथ ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे के सामने गिरा दिया और शेर गुफा के अंदर ही अटक गया। तीनों अपना काम कर राजा के पास आए तो राजा ने उनसे कहा, देखा आप लोगों ने एकता की ताकत। एकता में जो ताकत है वो हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। इसलिए आप तीनों भाई हमेशा एक साथ रहिए। हुजूर, हमें अपनी गलती का अफसोस है और साथ रहने की ताकत समझ आ गई है। आज से हम तीनों साथ में रहेंगे।